होती है। तो उसके अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि केल्विन स्टेटमेंट हमें कहती है कि कोई भी ऐसा इंजन नहीं बन सकता जो किसी ऐसे रिजर्वायर से हीट लेके वर्क में कन्वर्ट कर दे जिस रिजर्वायर का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम हो। ठीक है, ये हमें बताती है केल्विन स्टेटमेंट। और उसके साथ जो दूसरी इसके अंदर स्टेटमेंट है जिसको हम कहते हैं प्लांक स्टेटमेंट, वो हमें बताती है कि कोई भी ऐसा इंजन नहीं बन सकता जो 100% इफिशिएंट हो। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब इसका दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं क्लासियस स्टेटमेंट। देखिए, इसका जो दूसरा हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं क्लासियस स्टेटमेंट, जिसको हम रेफ्रिजरेटर स्टेटमेंट भी कहते हैं। रेफ्रिजरेटर स्टेटमेंट भी कहते हैं। आवाज आ रही है बेटा? इसको याद से बुलाना बेटा। ये पैनलिस्ट और वॉइस बंद करे ये देना चाहिए। पैनलिस्ट और जो बनो करे उन्हें जो वॉइस बंद करे। तो देखें, तो इसके अंदर क्लासियस स्टेटमेंट या रेफ्रिजरेटर स्टेटमेंट क्या कहती है? क्लासियस स्टेटमेंट या रेफ्रिजरेटर स्टेटमेंट जो होती है वो हमें बताती है कि अगर हीट का फ्लो होगा फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू द हॉट बॉडी तो ये स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। अगर हम हीट को फ्लो करवाना चाहते हैं फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू द हॉट बॉडी तो हमें एक्सटर्नल एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी। बगैर एक्सटर्नल एनर्जी को कंज्यूम करने के हम हीट को फ्लो नहीं करवा सकते फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू द हॉट बॉडी। तो ये जो है वो इसकी स्टेटमेंट है जिसको हम कहते हैं क्लासियस स्टेटमेंट। हीट कैन नॉट फ्लो, हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम heat cannot flow from a cold body to a hot body without expenditure of external energy। ठीक है, ये हमें बताता है क्लासियस स्टेटमेंट कि जिस तरह से जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो कहता है कि हीट कैन आल्सो फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू द हॉट बॉडी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, ऐसा नहीं है। सेकंड लॉ कहते हैं कोल्ड बॉडी टू द हॉट बॉडी फ्लो कर लेगी, ऐसा नहीं है कि हीट फ्लो नहीं करेगी, लेकिन अगर हीट फ्लो करेगी तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो नहीं होगा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा जिसके अंदर हमें एक्सटर्नल एनर्जी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो इसमें आखिरी बात दी गई है बेटा वो ये दी गई है कि इस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दो इंपॉर्टेंट बातें हुई। पहली ये कि कोई ऐसा इंजन नहीं हो सकता जो 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सके। और दूसरी बात ये हुई कि कोई ऐसा रेफ्रिजरेटर नहीं बन सकता क्योंकि ये काम कोल्ड टू द हॉट क्या करता है, रेफ्रिजरेटर। तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा रेफ्रिजरेटर नहीं बन सकता जो बगैर बिजली के चल सके। ठीक है, कोई इंजन नहीं बन सकता जो 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सके, कोई रेफ्रिजरेटर नहीं बन सकता जो बगैर इलेक्ट्रिकल एनर्जी या बगैर एक्सटर्नल एनर्जी के काम कर ले। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता।
तो सपोज करते हैं इन दोनों बातों में से कोई एक बात गलत हो जाती है। सपोज कर लें कि अगर कोई इंजन बन जाता है जो 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट कर देता है, तो क्या फिर कोई ऐसा रेफ्रिजरेटर भी बन जाएगा जो बगैर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के काम करे? या अगर कोई ऐसा रेफ्रिजरेटर बन जाता है जो बगैर एक्सटर्नल एनर्जी के काम करे, तो क्या कोई ऐसा इंजन भी बन सकता है 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सके? क्या दोनों चीजें साथ में सही है, या दोनों चीजें अगर गलत होंगी तो दोनों साथ में गलत होंगी, या एक चीज हो सकता है गलत हो जाए और एक चीज सही रहे? तो क्या इनकी आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो कितनी है कि अगर एक बात गलत हो जाती है तो क्या दूसरी बात भी गलत हो जाएगी, या एक बात गलत हो गई तो खैर है दूसरी बात जो है वो सही रहेगी? ठीक है, तो सपोज करते हैं अगर केल्विन की बात गलत है या प्लांक की बात गलत है, तो इसका मतलब ये की बात गलत है। अगर केल्विन की बात गलत है तो देखें यहां से कॉन्सेप्ट आता है इंटरनल एनर्जी का, ठीक है, कि सॉरी जो एंट्रोपी का, कि अगर 100% हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं होती तो सम पार्ट ऑफ हीट जो होता है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है और वो एटमॉस्फेयर की एंट्रोपी का सबब बनता है। तो जिस तरह से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने कॉन्सेप्ट दिया था इंटरनल एनर्जी का, इसी तरह से जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसने कॉन्सेप्ट दिया एंट्रोपी का। इंटरनल एनर्जी भी स्टेट फंक्शन है और एंट्रोपी जो होती है वो भी, ठीक है। तो दूसरी जो चीज इस लॉ ने कही वो ये कही कि कोई भी इंजन 100% इफिशिएंट नहीं हो सकता। तो एक फ्रेंच इंजीनियर था कार्नोट, जिसने एक इंजन की डिजाइन जो है वो पेश की कि अगर ऐसा कोई भी इंजन होगा तो वो बाकी इंजन से ज्यादा एफिशिएंट होगा। अगर कोई भी आम इंजन हो और कार्नोट इंजन हो, तो अगर आम इंजन का हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर और कार्नोट इंजन का भी हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर सेम हो, तो आम इंजन के मुकाबले में कार्नोट इंजन की इफिशिएंसी हमेशा ज्यादा होगी। तो जो आम इंजन होता है उसके मुकाबले में कार्नोट इंजन की इफिशिएंसी हमेशा ज्यादा होगी अगर हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर के टेम्परेचर्स सेम होंगे। ये हाइपोथेटिकल इंजन है, आज तक प्रैक्टिकली नहीं बन पाया, कि इसको इसलिए हम कहते हैं कि हाइपोथेटिकल इंजन है। ये एक हाइपोथेटिकल इंजन है, अनसाइक्लिक प्रोसेस। ये साइक्लिक प्रोसेस पे काम करता है। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट्स सेम हो, जिसके अंदर चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी जीरो हो, जिसके अंदर चेंज इन एंट्रोपी भी जीरो होती है। ठीक है, तो आप कहोगे कि एनी इंजन कार्नोट प्रिंसिपल, ये इंजन कार्नोट साइकिल पे काम करता है। इंजन के बहुत सारे साइकिल्स होते हैं, ऑटो साइकिल होता है, मुख्तलिफ साइकिल्स होते हैं। ये जो काम करता है ये कार्नोट साइकिल कहलाता है। ये इंजन जो होगा ये 4 प्रकार काम करेगा। अब कैसे करेगा इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ। सपोज करें आपने एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम लिया, आपको पता है ये सिलेंडर और पिस्टन जो होते हैं ये एक हीट इंजन है। हमने और आइसोथर्मली एक्सपेंड करवाएंगे तो जितनी हीट देंगे ये गिवन हीट जो होगी ये वर्क में चली जाएगी और ये सिस्टम चला जाएगा, ये सिस्टम हमारे पास चला जाएगा P2
V2 और T1 पे चला जाएगा। तो इस इंजन को सबसे पहले हम करते हैं आइसोथर्मली एक्सपेंड करते हैं और ये सिस्टम पॉइंट ए से बी तक जाता है, जिसके अंदर ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन करता है। और इसके अंदर जितनी भी हम हीट देते हैं, जितनी भी इसके अंदर हम हीट देते हैं, ये वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसका ग्राफ बनाते जाए साथ में। इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा बेटा। अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम के ऊपर बनाए तो इस तरह से ये ग्राफ बनता है। देखिए ये प्रेशर के दरमियान और वॉल्यूम के दरमियान होता है, प्रेशर है और वॉल्यूम है। तो सबसे पहले कौन सा प्रोसेस हुआ है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुई है और ये सिस्टम गया है ए से बी की तरफ, तो ये हुआ, ठीक है। और इस प्रोसेस के अंदर इंजन ने पॉजिटिव वर्क किया, इसको ध्यान में रखिएगा। इस फर्स्ट प्रोसेस के अंदर इंजन ने पॉजिटिव वर्क किया है और जितनी हीट है ये उतना ही इंजन ने वर्क किया है। और ये वर्क किसके बराबर होगा? इस कर्व के नीचे जितनी एरिया है इसके इक्वल होगा, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या करता है कि ये सेम जो है, कोई अलग सिलेंडर पिस्टन नहीं है बेटा, ये सेम सिलेंडर और पिस्टन है। अब ये क्या करता है? अब ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन करता है। अब ये करेगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन और ये पॉइंट बी से अब ये चला जाएगा, पॉइंट बी से ये चला जाएगा पॉइंट सी पे। और यहाँ पे इसका प्रेशर P2, V2, T1 है और यहाँ पे आ जाएगा P3, V3 और T2। क्योंकि एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो ये हम यहाँ पे इंसुलेटर रखेंगे। एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंदर बॉटम किसके ऊपर होता है? इंसुलेटर के ऊपर होता है और ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन करता है। यहाँ पे भी हमें वर्क मिलता है और उस वर्क को हम इस तरह से लिखेंगे, डेल्टा Q इज इक्वल टू माइनस W, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस के अंदर इंजन ने आइसोथर्मल एक्सपेंशन की और दूसरे प्रोसेस के अंदर जो इंजन ने एडियाबैटिक सॉरी डेल्टा U, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा U होगा, ठीक है बेटा, ये डेल्टा U होगा। तो दूसरे प्रोसेस के अंदर इंजन ने क्या किया बेटा? एडियाबैटिक एक्सपेंशन किया और जितनी भी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है ये किस में चली गई है? वर्क में चली गई। अब ये ग्राफ यहाँ पे आएगा बेटा, इसका ग्राफ जो होगा, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो ये कहां पे चला जाएगा बेटा? बी से सी की तरफ चला जाएगा। ग्राफ आ गया यहाँ पे बेटा, ठीक है। अब इसके बाद ये जो इंजन होगा ये तीसरा प्रोसेस करेगा और तीसरे प्रोसेस के अंदर ये क्या करेगा? तीसरे प्रोसेस के अंदर आइसोथर्मल कंप्रेशन करेगा और आइसोथर्मल कंप्रेशन के अंदर हम इसको रखते हैं कोल्ड रिजर्वायर के ऊपर बेटा। और ये इसकी इनिशियल प्रेशर कौन सा? इनिशियली 3, वॉल्यूम 3 और टेम्परेचर T2। जहां पे इसकी फाइनल है वो इसकी इनिशियल है, जो इसकी फाइनल है वो इसकी इनिशियल है। अब ये क्या करेगा? आइसोथर्मली कंप्रेस होगा और ये आ जाएगा D तक और प्रेशर P4, वॉल्यूम V4 और टेम्परेचर T2 रहेगा और यहाँ पे हीट Q2 बाहर आएगी, ठीक है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो नेगेटिव वर्क होगा वो किसके बराबर आ जाएगा? Q2 के। जितना आप इसके ऊपर यहाँ से वर्क करोगे वो वर्क कौन सा होगा? नेगेटिव, और वो नेगेटिव वर्क किसके बराबर आ जाएगा? Q2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो नेगेटिव वर्क होता है ये Q2 के बराबर आ जाएगा जितनी इसने हीट बार एक्सपेल की है। अब यहाँ पे एक बात बताइएगा कि फर्स्ट प्रोसेस के अंदर हीट Q1 गई, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुई और टोटल Q1 जो होती है वो किसके बराबर होती है? वर्क के।
और जो थर्ड प्रोसेस है इसके अंदर आइसोथर्मल कंप्रेशन हुई, जो वर्क हुआ वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो हीट जितनी बाहर आई उसमें कन्वर्ट हो गया। तो क्या Q1 और Q2 बराबर होंगे या अनइक्वल होंगे या इक्वल होंगे? जो हीट Q1 सिस्टम में गई है क्या उतनी ही हीट जो है वो वापस आई है या डिफरेंट है, या दोनों कंडीशन में वर्क इक्वल है, या दोनों जितना वर्क इंजन ने किया है उतना ही वर्क इंजन पे किया हुआ है? फर्स्ट में जितना इंजन ने किया है क्या थर्ड में उतना ही इंजन के ऊपर किया हुआ है? देखिए पहले आप ग्राफ बनाए, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि ग्राफ बहुत सारी चीजों का सोल्यूशन देता है। आप ग्राफ बना ले आइसोथर्मल कंप्रेशन का, ये आ गया हमारे पास ग्राफ आइसोथर्मल कंप्रेशन का, ये चला गया बी से डी की तरफ। ये जो होता है यहाँ पे वर्क पॉजिटिव है और यहाँ पे वर्क कौन सा है, नेगेटिव है। अब देखिए वर्क पॉजिटिव की एरिया ज्यादा है और वर्क नेगेटिव की एरिया क्या है, कम है। देखिए इस ये लाइन है पॉजिटिव वर्क की, इसके नीचे एरिया क्या है, ज्यादा है, और ये लाइन किसकी है, नेगेटिव वर्क की, इसके नीचे एरिया क्या है, कम है। मकसद इसमें वर्क कम है और इसमें वर्क क्या है, ज्यादा है। तो इंजन का नेट वर्क क्या होगा, इंजन ने पॉजिटिव वर्क भी किया है और इंजन के ऊपर नेगेटिव वर्क भी हुआ है। कौन सा वर्क ज्यादा है, पॉजिटिव। कौन सा वर्क कम है, नेगेटिव। तो नेट वर्क कौन सा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव ज्यादा है तो नेट वर्क क्या होता है, पॉजिटिव। तब भी कहा गया है आपके बुक का जो स्पेशल केसेस है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि साइक्लिक प्रोसेस के अंदर इनिशियल और फाइनल स्टेट जो होती है वो जीरो सेम होती है, लेकिन उसमें वर्क जीरो हो ये जरूरी नहीं है। स्पेशल केसेस जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद लिखे उनके अंदर आखिरी लाइन लिखी हुई है, आखिरी जो दो लाइनें लिखी हुई है ना उसमें ये लिखा हुआ है कि साइक्लिक प्रोसेस के अंदर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होती है। ओवरऑल चेंज इन वॉल्यूम क्या होती है, जीरो, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके अंदर वर्क भी जीरो, वो यहां से आती है क्योंकि ये भी साइक्लिक प्रोसेस है। इसके अंदर भी देखें नेट वर्क जीरो नहीं होता। और इसके बाद ये प्रोसेस क्या करता है, ये जो होता है ये करता है एडियाबेटिक कंप्रेशन, और एडियाबेटिक कंप्रेशन करने के बाद ये वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन पे चला जाता है। ये डी से चला जाता है ए पे, और इसका जो प्रेशर P4, वॉल्यूम V4, टेम्परेचर जो होता है वो T2, ये किस में चला जाता है, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1। तो ये इस तरह से साइकिल कंप्लीट हो जाता है। और इसके अंदर आप इसको कर सकते हैं बेटा कि ये कर्व इज इक्वल टू वर्क डन बाय इंजन। ये वर्क डन बाय इंजन होती है क्योंकि वर्क डन बाय इंजन ज्यादा है, वर्क डन ऑन इंजन क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आप कह सकते हैं कि ये जो एरिया क्लोज्ड बाय द कर्व जो होती है वो होती है, और ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। ये इस तरह से जो इंजन बनता है ये बाकी इंजन से ज्यादा इफिशिएंट होगा। ठीक है, अब इसकी इफिशिएंसी के फार्मूले बेटा जो हमारा आज का आखिरी होगा, आप इसकी इफिशिएंसी को देखेंगे कि इसकी इफिशिएंसी क्या होती है बेटा। देखिए इफिशिएंसी का मकसद होता है बेटा कि इफिशिएंसी का मकसद होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, और इसके अंदर जो आउटपुट होता है बेटा वर्क होता है, इनपुट Q1 होता है, और वर्क जो होता है वो डिफरेंस के बराबर होता है Q2 माइनस Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो इफिशिएंसी जो होती है वो होती है 1। आप इसको डेरिवेशन कर लेता हूँ, फिर मार्क होके आएगा कि ये कैसे हुआ। तो ये होगा, एलसीएम को मैंने वापस
जो है वो रिवर्स किया है, तो ये कैंसल हो जाएगा। 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, तो एफिशिएंसी का ये फार्मूला हो जाएगा। Q2 अपॉन Q1 ये आ जाएगा एफिशिएंसी का फार्मूला। आप टेम्परेचर के सेंस में भी इसको लिख सकते हैं, T2 अपॉन T1, ये भी आप एफिशिएंसी का लिख सकते हैं। और ये फार्मूला आपको बताता है, अगर इसको आगे ले जाओगे, वापस आप एलसीएम करोगे, तो T1 होगा इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन T1। एफिशिएंसी का एक फार्मूला ये भी होता है। आप कहोगे कि एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन हॉट रिजर्वायर एंड कोल्ड रिजर्वायर, क्योंकि इसके अंदर एक हॉट रिजर्वायर होता है, कोल्ड रिजर्वायर, जितना डिफरेंस ज्यादा होगा। अगर हॉट रिजर्वायर है 3000 पे और कोल्ड रिजर्वायर है 1000 पे, अगर आप हॉट रिजर्वायर को बढ़ा के 4000 कर दें, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर कम कर दें। एफिशिएंसी को बढ़ाने के दो तरीके, क्योंकि एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है, डिफरेंस पे। डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, और डिफरेंस को बढ़ाने के दो तरीके, या हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर बढ़ा दें या कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर कम कर दें, तो डिफरेंस बढ़ जाएगा। अगर डिफरेंस बढ़ जाएगा तो एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। एफिशिएंसी डिपेंड करती है डिफरेंस पे। तो आप कहोगे कि efficiency can be increased by increasing T1 या decreasing T2। ठीक है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के दो तरीके, या T1 को बढ़ाएं या T2 को कम करें। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि ये एफिशिएंसी के बढ़ाने के तरीके। एफिशिएंसी कैन बी 100% इफ, ठीक है, एफिशिएंसी 100% हो सकती है। कब होगी, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। T2 मीन्स टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर, और टेम्परेचर यहाँ पे केल्विन में इस्तेमाल करते हैं। अगर T2 मीन्स टेम्परेचर ऑफ द कंडेंसर और कोल्ड रिजर्वायर, अगर वो 0 केल्विन हो जाए, अगर टेम्परेचर ऑफ द कंडेंसर या कोल्ड रिजर्वायर 0 हो जाए, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 100%। एफिशिएंसी 100% तब होगी जबकि कोल्ड रिजर्वायर जो है वो किस पे चला जाएगा, 0 केल्विन पे चला जाएगा, और ये पॉसिबल है। ठीक है, आप क्या कहोगे कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ठीक है, तभी तो कहा था केल्विन ने कि इम्पॉसिबल होगा। केल्विन ने तभी तो अपनी स्टेटमेंट के अंदर वर्ड इस्तेमाल किया इम्पॉसिबल, मींस कोई उसने डाउट नहीं छोड़ा स्टेटमेंट के अंदर। तो आप ये भी कह सकते हो कि एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट की भी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। अब एक इसके अंदर कंडीशन है, इफ टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्वल, स्पेशल कंडीशन आप कह ले, टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर डिफरेंस is equal in two engines, then engine having cold reservoir at low temperature
हायर एफिशिएंसी। कभी कभी ये कंडीशन भी आ जाती है कि सपोज करें आपके पास T1 है 3000 केल्विन, ठीक है, और T2 है 1000 केल्विन, और डेल्टा T1 क्या होता है, डेल्टा T1 है इज इक्वल टू 2000 केल्विन, ठीक है। एक और इंजन है जिसके अंदर T1 है 4000 केल्विन और T2 है 2000 केल्विन। डेल्टा T कितना है, 2000 केल्विन। डिफरेंस इक्वल है लेकिन दोनों की इफिशिएंसीज इक्वल नहीं है। देख ले आप इसको, इफिशिएंसी 1 इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन T1 इज इक्वल टू 2000 अपॉन 3000 is equal to 2 upon 3 is equal to 0.66 is equal to 66.6% efficiency. Efficiency second engine की delta T2 upon T1 is equal to 2000 upon 4000 is equal to 1 upon 2 is equal to 0.5 is equal to 50%. तो आप कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर डिफरेंसेस इक्वल है तो वो इंजन जिसका कोल्ड रिजर्वायर लो टेम्परेचर उसकी इफिशिएंसी ज्यादा है। फर्स्ट इंजन का कोल्ड रिजर्वायर है 1000 पे, सेकंड इंजन का 2000 पे, तो इसकी इफिशिएंसी ज्यादा है। कंक्लूजन आप कर सकते हैं कि efficiency 1 greater than efficiency 2 because T2 of the first engine less than T2 of the second engine, ठीक है। जिसने ये क्वेश्चन जो है बेटा इस साइड पे आ जाए, स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है आप लोग, हाँ ऐसे जरूर देखिए। ये वो बंदा है जिसने आपके लिए मसले किए हैं। ये सारी कारनॉट है, ये अपना कारनॉट है। अगर पंजाबी लैंग्वेज के हिसाब से देखें तो ये अपना जो है वो कारनॉट है, साड़ी जो है वो कहते हैं। तो ये जो है वो अपने वाला कारनॉट है। इसका हीट इंजन जो है वो हम देखते हैं कि ये किस तरह से हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करता है। इंजन जो होते हैं वो भाग रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है। अब ये मैकेनिज्म थोड़ा समझें कि किस तरह से सिलेंडर और पिस्टन जो होता है वो हीट को वर्क में कन्वर्ट करते हैं। इसके अंदर एक प्रैक्टिकल जो है वो एनिमेशन दी गई है, ठीक है। तो इसके अंदर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इस्तेमाल होता है। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। आइडियल हीट इंजन है क्योंकि ये कारनॉट इंजन जो होता है ये आइडियल है, और आपको पता है जो चीज आइडियल होती है वो पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये इसके अंदर हमने कारनॉट साइकिल पढ़ा है बेटा। उसके अंदर एक हॉट रिजर्वायर होता है और दूसरा कोल्ड रिजर्वायर। ये कोल्ड रिजर्वायर है और ये हॉट रिजर्वायर है। आप देखोगे कि सेम पिस्टन जो होता है वो चारों प्रोसेसेस करेगा। आप इसको देख सकते हैं, और ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है कि इनकी आपस में हीट एक्सचेंज ना हो सके, हॉट रिजर्वायर और इसकी देखें हॉट रिजर्वायर की प्रॉपर्टीज है, इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी है, और उसके साथ उसकी कोल्ड रिजर्वायर की देखें कि इसके अंदर आइस क्यूब्स ऐसे ही एनिमेशन के तौर पे रखे हैं, प्रैक्टिकली आइस क्यूब नहीं होंगे। इसकी भी इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी होती है, इसको हीट सिंक भी कहा जाता है। ये सिलेंडर और पिस्टन है बेटा, ठीक है। ये सिलेंडर है, पिस्टन है, इसके अंदर वर्किंग सब्सटेंस है, और वर्किंग सब्सटेंस कोई भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है, वेपर्स, दैट डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ द इंजन। अब ये पहले कौन सा करेगा,
बेस बेटा परफेक्ट कंडक्टर का होता है, ये दीवारें वगैरह जो होती है सिलेंडर, ये जो है वो इसकी ये परफेक्ट इंसुलेटर की होती है। ये पीवी डायग्राम भी साथ बनता है। पहला प्रोसेस करता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब यहाँ पे देखिएगा कि आपको पता है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर टेम्परेचर जो होता है वो चेंज नहीं होता। यहाँ पे ये टेम्परेचर चेंज दिखाएगा और ये क्या करेगा, प्रेशर। आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर प्रेशर क्या होता है, कम, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। आप देखिएगा प्रेशर कम होगा और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट। वेरन इसको देखने से इंपॉर्टेंट है ये मैकेनिज्म, आप देखिए, ठीक है। यहाँ से हीट आती है और सिलेंडर जो होता है वो पिस्टन जो होता है ऊपर होता है और इसके अंदर क्या होती है, एक्सपेंशन। वहां पे जो होगा वो इसका कर्व बन जाएगा और ये जो होता है इसके अंदर आप देखते हैं प्रेशर कम हो गया, टेम्परेचर जितना पहले था उतना ही बाद में। अब इसको एडियाबेटिक एक्सपेंशन की जाती है। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन के अंदर क्या होता है, इंसुलेटर। और पहले ही आपने देखा था यहाँ पे इसको क्या कहा गया, इंसुलेटर, तो नॉन कंडक्टिंग है। अब इसको देखें, जब ये एडियाबेटिकली एक्सपेंड होगा तो टेम्परेचर फॉल कर जाएगा और प्रेशर क्या हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे देखिएगा टेम्परेचर जो होगा फॉल कर जाएगा, प्रेशर और कम हो गया, मींस जो रेड कलर था वो अब कलर चेंज हो गया, क्योंकि रेड कलर जो होता है वो गर्म होने की निशानी है। नो एक्सचेंज ऑफ हीट इसके अंदर हुआ। इसके बाद ये कौन सा प्रोसेस करेगा, इसके बाद ये प्रोसेस करेगा आइसोथर्मल कंप्रेशन, थर्ड प्रोसेस। इसके अंदर देखिए टेम्परेचर सेम रहेगा और प्रेशर अब बढ़ेगा। इसके अंदर टेम्परेचर सेम रहेगा, प्रेशर अब बढ़ेगा। आप देख सकते हैं वो लाइन बनी है बेटा, ग्राफ बन रहा है, ए टू बी, बी टू सी। अब आ जाते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आप देखोगे कि जो है वो आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब इसके बाद जो प्रोसेस कौन सा है, एडियाबेटिक कंप्रेशन। एडियाबेटिक कंप्रेशन के बाद टेम्परेचर ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया और प्रेशर भी ओरिजिनल पोजीशन पे। इस तरह से ये जो चार प्रोसेसेस करता है इंजन, जिस टेम्परेचर, प्रेशर से, वॉल्यूम से स्टार्ट लेता है, इन चारों प्रोसेसेस के बाद वापस उसी पे आ जाता है। और इस तरह से ये एक कर्व बनता है और ये जो एरिया होती है ये किसके होती है, वर्क के बराबर। अब देखें इसको, अब ये प्रैक्टिकल इंजन है। अब ये जो इंजन होते हैं ना प्रैक्टिकली, उनमें भी सिलेंडर और पिस्टन लगा होता है, ठीक है। जो डीजल या पेट्रोल हम इंजन के अंदर डालते हैं वो यहाँ पे बर्न होता है, यहाँ पे बर्न होता है और हीट होती है। और हीट पैदा होने की वजह से पिस्टन क्या करता है, अप एंड डाउन। इसका कनेक्ट किसके साथ होता है, व्हील के साथ। तो ये अप एंड डाउन होगा और व्हील क्या होंगे, इंजन व्हील घुमाएगा। आज तक भी यही प्रोसेस है। बीच में बाकी लगते हैं गियर वगैरह, इसके कंट्रोलिंग सिस्टम लगते हैं, लेकिन बेसिक मैकेनिज्म जो होता है आज भी इंजन का यही होता है। इसी तरह सिलेंडर और जो बाइक होती है उसके अंदर एक सिस्टम होता है, गाड़ियों के अंदर तीन तीन चार चार ऐसे सिस्टम होते हैं, बसेस के अंदर, ट्रक्स के अंदर इस होते हैं, पावरफुल इंजन होते हैं, उनके सिलेंडर पिस्टन जो होते हैं वो बड़े होते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल है। देखिए जैसे ये इस तरह से मूव करता है अप एंड डाउन, तो इसकी वजह से ये हीट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, वर्क के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। तो ये बेसिक मैकेनिज्म होता है हीट इंजन का, जिससे ये हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर देते हैं। और देखें यहाँ पे दो कंडीशंस लिखी हुई है कि इफिशिएंसी दो कंडीशन में 100% हो सकती है। एक मैंने बताई, एक मेरे ध्यान से चली गई कि इफिशिएंसी जो है वो दो कंडीशन में 100% होगी, या कोल्ड रिजर्वायर 0 केल्विन पे हो, या हॉट रिजर्वायर जो हो वो किसमें हो, इनफाइनाइट टेम्परेचर हो। न हॉट रिजर्वायर का इनफाइनाइट होगा, न कोल्ड रिजर्वायर का 0 होगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं।